अच्छा जी, ये फोर्थ अटेम्प्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं सितंबर 2022 की। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी इसका। आज़ादी एंड कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। सो टाइप ऑफ पर्सन तो यहाँ से क्लैरिफाई हो गया हमें कि ये एओपी का सवाल है। एंड इज इन द बिजनेस ऑफ एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स। सो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। Uh, एक प्रॉफिट एंड लॉस सॉर्ट ऑफ हमें दिया हुआ है 30 जून 2022 का। सवाल की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंडर आपने बनाना है टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी। और डिस्कस करें इम्प्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय सारा। सो हम देख लेंगे कि सारा का कहाँ पे जिक्र आ रहा है बीच में, और उसको कोई स्कॉलरशिप मिला है तो उसकी कोई टैक्सेशन देख लेंगे क्या बनती है। यहाँ पे देखें, अब नोट में हम पिछले सवालों में देख रहे थे, दो नोट में बातें लिखी होती थी। एक शो ऑल रेलिवेंट एग्जाम्पशन एक्सक्लूडिंग डिसअलाउंसेस, और साथ में एक और चीज़ भी लिखी होती थी। मैं लेट्स से प्रीवियस किसी अटेम्प्ट पे चला जाता हूँ, बिजनेस का जहाँ पे न्यूमेरिकल हो। तो देखें यहाँ पे ये भी लिखा होता था और साथ में लिखा इग्नोर मिनिमम टैक्स। अब अगर ये नहीं लिखा हुआ तो इसका इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट ये है कि आपको मिनिमम टैक्स ऑटोमेटिकली आपको बनाना है। यानी जब आप सेल्स टैक्स, सॉरी, इनकम टैक्स पेएबल बना चुके होंगे। इनकम टैक्स पेएबल से हमारी क्या मुराद होती है? इससे हमारी मुराद ये होती है कि आप जिस वक्त इस जगह पे पहुंच जाते हैं टैक्स पेएबल के पोजीशन पे, तो फिर आपको मिनिमम टैक्स वर्कआउट करना होता है। सेल्स टैक्स, सेल्स का 1.25%, और उस वैल्यू को फिर आप नॉर्मल टैक्स रिजीम के, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजीम के जो टैक्स बन रहा है उसके साथ कंपेयर करते हैं, और दोनों में से जो हायर होता है उसमें से फिर विथहोल्डिंग टैक्स माइनस करते हैं। ठीक है, ये मिनिमम टैक्स की इन शॉर्ट्स दास्तान है। सो सवाल को शुरू करते हैं हम। सो इट इज़ अ लॉस सिचुएशन, लॉस बिफोर टैक्स। यहाँ से हम सवाल को शुरू करेंगे। 66 मिलियन का लॉस है। सो पहली वर्किंग जो आपकी होगी दैट विल बी एज यूजुअल बिजनेस इनकम, और लॉस बिफोर टैक्स आप लिखेंगे 66 मिलियन का। उसके बाद आप देखेंगे जो फर्दर इंफॉर्मेशन है, पेमेंट ऑफ 12 मिलियन। ये वो कह रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल्स में कुछ चीज़ें शामिल हैं, ये ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा हुआ है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ सेल्स में कुछ चीज़ें शामिल हैं। एक पेमेंट है 12 मिलियन की जो कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल है, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ 2 मिलियन। 2 मिलियन का सेल्स टैक्स पे किया, और इसका मतलब 10 मिलियन की एक कोई चीज़ थी साथ में जिसमें 2 मिलियन का सेल्स टैक्स भी था। ये आपने पेमेंट की है हाशिम लिमिटेड को, जिससे आपने खरीदी है एक नई मशीनरी फॉर मेकिंग प्लास्टिक कंटेनर। ये जो मशीनरी आपने खरीदी है ये इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीन है। आपने एक पुरानी मशीन देकर नई मशीन ली, साथ में 12 मिलियन भी दिए। हैविंग अ बुक वैल्यू एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 5 मिलियन एंड 4 मिलियन। जो पुरानी मशीन दी उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू आपको बताई हुई है। द ट्रांजेक्शन वॉज कैरिड आउट ऑन 1 जुलाई 2021। सो ये ट्रांजेक्शन 1 जुलाई को हो रहा है। हम अगर यहाँ पे देखें तो 30 जून 2022 का हम ईयर एंड ले रहे हैं, और 1 जुलाई 2021 का मतलब ये है कि हमारा जो टैक्स ये शुरू हुआ था उसका पहला दिन था। ठीक है, सो गिवन सिचुएशन को पहले अंडरस्टैंड कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेट अगर हमारे पास आ गया है 1 जुलाई को, और एक एसेट ओल्ड मशीन चली गई है, तो ये तो एसेट की खरीदारी और एसेट के डिस्पोजल का मामला है। इसको कॉस्ट ऑफ सेल में इसकी पेमेंट को लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहली तो बहुत ही अपेरेंट एक करेक्शन है जो हमें करनी है। ठीक है, सो वो करेक्शन हम क्या करेंगे, 12 मिलियन को तो कॉस्ट कंसिडर नहीं करेंगे, और हम 12 मिलियन को वापस ऐड बैक कर रहे हैं। तो पहला काम तो हम ये कर रहे हैं सबसे पहले, जो मोस्ट ऑब्वियस है, क्योंकि ये तो बहरहाल कोई खर्चा तो नहीं है ना। ये तो आपने मशीन खरीदी है और 12 मिलियन साथ में अदा किए हैं। अब ये जो ओल्ड मशीन है इसके बारे में ये बताया हुआ है कि ये खरीदी कब गई थी। ठीक है जी, और डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन वर नॉट रिकॉर्डेड इन एसीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ना तो आपने पुरानी मशीन का डिस्पोजल रिकॉर्ड किया है, और ना ही नई मशीन का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है। इसका मतलब ये जो ऊपर कैलकुलेशन जितनी भी बनी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, इसके अंदर कहीं पे ये दो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई। नहीं हुई तो मतलब रिवर्सल भी रिक्वायर्ड नहीं है। टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन जो है वो सेम है एज अकाउंटिंग रिटर्न ऑन वैल्यू। वो यहाँ पे इन्होंने
बहुत बड़ा एजम्पशन ले लिया कि रिटर्न डाउन वैल्यू अकाउंटिंग की और टैक्स की सेम ही है। अच्छा जी, अब करना क्या है, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? नेक्स्ट ये होगा कि एक तो मशीन आपकी डिस्पोज हो रही है, उसके डिस्पोजल का गेन और लॉस निकालें। एक काम ये करना है। दूसरा काम ये है कि एक मशीन नई आ रही है, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करके उस पर डेप्रिसिएशन और इनिशियल लॉस कैलकुलेट करें। एक ये 12 मिलियन तो आपने रिवर्सल कर दिया, ये ठीक हो गया। अब बाकी दो काम करने हैं ना टैक्स पर्पजेस के लिए, तो वो बाकी दो काम करते हैं हम। सो विल मेक अ वर्किंग, जिसमें हम मशीन जो है, ओल्ड मशीन, उसके बारे में पहले फैसला करते हैं, क्योंकि वो डिस्पोज ऑफ हो रही है। ईयर ऑफ डिस्पोजल में हमने उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लेना है। ईयर ऑफ डिस्पोजल में तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक उसकी कंसिडरेशन और दूसरा उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू के बारे में उसने कह दिया कि वो अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू के बराबर है, राइट। और अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू अगर आप ऊपर देखें, ओल्ड मशीन, उसकी हैविंग अ बुक वैल्यू एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 5 मिलियन एंड 4 मिलियन। तो इसका मतलब बुक वैल्यू कितनी हुई, रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो पहले बुक वैल्यू लिखा है, तो इसका मतलब 5 मिलियन इसकी बुक वैल्यू है। तो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू भी यही हो गई। ठीक है, एक मसला हल हो गया, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई आपके पास। दूसरा आपको चाहिए कंसिडरेशन, कि ये आपने इसको बेचा किसने में, कितने में। ठीक है। सो बेचने के लिए आपने तो एक्सचेंज किया है, तो एक्सचेंज अगर किया है तो जाहिर सी बात है फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 4 मिलियन दी हुई है, राइट। सो 4 मिलियन फेयर मार्केट वैल्यू और 5 मिलियन उसकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। तो यहाँ से तो सीधा सीधा आपने एक लॉस निकाल लिया, ओल्ड मशीन को डिस्पोजल करने में आपको लॉस हुआ है 1 मिलियन का। ठीक है जी। ओल्ड मशीन का मामला ख़त्म, अब नई मशीन पे आते हैं। अब नई मशीन के केस में आपने जब मशीन को एक्वायर किया, तो बिजनेस इनकम में जाएं और एक्विजिशन एंड कॉस्ट में आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा ये है कि अगर आपने कंसिडरेशन पे की है कैश में, तो वो भी कॉस्ट का पार्ट होगी। और अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड वो भी जमा करना है, तो यहाँ पे तो आपने पैसे भी दिए हैं और साथ में एक पुरानी मशीन भी दी है। तो इसका मतलब पुरानी मशीन की फेयर मार्केट वैल्यू और जो पैसे दिए वो दोनों बनेंगी नई मशीन की कॉस्ट। ठीक है। सो यहाँ पे देखें पैसे कितने दिए आपने, 12 मिलियन, और जो मशीन आपने दी उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 4 मिलियन। ठीक है जी। तो यहाँ से अब आप वर्कआउट करेंगे कि कॉस्ट कितनी बनती है मेरी मशीन की। तो फेयर मार्केट वैल्यू फोर्ड मशीन 4 मिलियन, ठीक हो गया। और जो 12 मिलियन की पेमेंट है उसमें देखें 2 मिलियन क्या है, सेल्स टैक्स। ठीक है। तो अब आप इसमें जो सेल्स टैक्स की जो अमाउंट है वो निकाल लेंगे, क्योंकि उसका तो इनपुट टैक्स लेना होता है ना आपने। 2 मिलियन का तो इनपुट टैक्स लोगे, वो सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन है। ठीक है। यहाँ पे हम बना तो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन है, लेकिन वैसे हमें ये बात पता है कि जो आप सेल्स टैक्स फिक्स एसेट को खरीदने पे अदा करते हैं, उसको डेप्रिसिएशन अगर बनाओगे तो वो इनकम टैक्स में एक एक्सपेंस बन जाएगा। और अगर उसी सेल्स टैक्स को सेल्स टैक्स में इनपुट टैक्स भी ले जाओगे तो दो बेनिफिट हो गए ना एक ही फिगर के, तो ये नहीं हो सकता। तो आपने एक्चुअली करना ये है, दोनों ही टैक्स बेनिफिट्स हैं। तो आपने करना ये कि 2 मिलियन का सेल्स टैक्स का इनपुट टैक्स बनाएंगे। वो कैलकुलेशन कहीं आगे ज़रूरत नहीं है आपको इस सवाल में, क्योंकि ये सवाल सेल्स टैक्स का नहीं है। लेकिन आपको ये ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स आप क्या लेते हैं, उसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते हैं। कोई एक काम करते हैं, या एक्सपेंस लेते हैं या इनपुट टैक्स बनाते हैं। अगर कोई एसेट ऐसा हो जिसका इनपुट टैक्स नहीं लिया जा सकता, जैसे आपने इनपुट टैक्स नॉट अलाउड में कुछ एसेट्स पड़े हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, इसी तरह वायर्स एंड केबल्स हैं जो कि परमानेंटली अटैच टू द बिल्डिंग है। अगर कोई ऐसा एसेट हो उसके ऊपर सेल्स टैक्स आपने पे किया हो, तो उसका इनपुट टैक्स तो अलाउड नहीं होगा। तो इसलिए उसको अकाउंटिंग, जब सॉरी इनकम टैक्स में फिर आप उसको एक्सपेंस ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो पेमेंट है 12 मिलियन की है, जिसमें 2 मिलियन सेल्स टैक्स है। और ये प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी का हम इनपुट टैक्स बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रोहिबिशन नहीं है। तो इसलिए हम 12 में से 2 मिलियन को निकाल देंगे, बाकी 10 मिलियन जो है वो कंसिडर करेंगे कि इसकी वो है कॉस्ट है जो हमने पे की। तो पेमेंट विद ओल्ड मशीन जो आपने अदा की वो 10 मिलियन थी, तो ये आपके पास कॉस्ट बन गई। आगे काम बहुत आसान है, आपको इनिशियल लॉस बनाना है 25% से और नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% से। तो ये बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है और आपका रिटर्न ऑन वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो 3.5 मिलियन है और दूसरा 15 15,75,000, ये दोनों अब आपके
टैक्स एक्सपेंस बन जाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन जाएंगे। और जो 1 मिलियन है ये लॉस है ऑन डिस्पोजल, ये भी टैक्स पर्पज के लिए एक्सपेंस बनेगा। तो ये 1 मिलियन का लॉस हो गया ऑन डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन, और न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन आपने वर्कआउट कर लिया इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन को जमा करके। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपने खरीदा कितने का, 40 मिलियन का, अगेंस्ट विच नो विद होल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड एट टाइम ऑफ पेमेंट। आपने टैक्स ही विद नहीं किया पेमेंट करते हुए। ड्यूरिंग द ईयर एसी परचेज टोटल रॉ मटेरियल ऑफ 120 मिलियन। अब जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसकी प्रोविजन क्या है, उसकी प्रोविजन ये है कि आपको एक्सपेंस ही डिसअलाउ हो जाता है अगर आप टैक्स एट सोर्स ना काटें। ठीक है, लेकिन परचेजेस की सूरत में वो डिसअलाउड अमाउंट 20% ऑफ टोटल परचेज से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब डिसअलाउ कितना बनेगा, 40 मिलियन। लेकिन 120 मिलियन के 20% से ज़्यादा नहीं डिसअलाउ कर सकते आप। तो 120 मिलियन का 20% जब आप बनाएंगे तो वो बनेगा 24 मिलियन। तो मैक्सिमम डिसअलाउ कितना कर सकते हैं, 24 मिलियन। ठीक है, तो डिसअलाउ होगा 24 मिलियन। जो डिसअलाउ होता है वो क्या होता है, वो वापस ऐड बैक हो जाता है। तो ये 24 मिलियन हमने ऐड बैक कर दिया। ठीक है, सो एक्चुअली आपने वायलेशन की थी विद होल्डिंग टैक्स वाली टोटल 40 मिलियन पे। लेकिन टैक्स लॉ ने ये कहा कि आप अगर परचेजेस कर रहे हो रॉ मटेरियल की, तो फिर 20% ऑफ टोटल परचेजेस देखो वो कितनी है, और आप जो डिसअलाउ करोगे वो 20% टोटल परचेज से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, सो 24 मिलियन, इनमें कम है 40 और 24 में, तो 24 डिसअलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ डैमेज फिनिश गुड्स 18 मिलियन की। 18 मिलियन की फिनिश गुड्स डैमेज हैं, तो आपने उसको कॉस्ट ऑफ सेल यानी एक्सपेंस कर दिया। ड्यू टू हैवी रेन दीज गुड्स वर डैमेज एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू फैच ₹12 मिलियन ओनली। ठीक है जी। अब आपने एक्सपेंस कर दिया पूरा 18 मिलियन। नाउ इन्वेंट्री के बारे में जो इनकम टैक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, वो हम देख लेते हैं। इनकम टैक्स लॉ ये कहता है, हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था हमने, बेसिस ऑफ टैक्सेशन में। हमने कहा ये था कि क्लोजिंग स्टॉक्स को हम वैल्यू करेंगे लेसर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, इनमें से जो कम होगा। कॉस्ट और एनआरवी में से जो कम होगा उस पर वैल्यू करेंगे, ये टैक्स लॉ कहता है। आपने क्या किया है, आपने कॉस्ट ऑफ सेल, इस तरह सेंटेंस को पूरा पढ़ें पॉइंट नंबर 1 से, कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल कर दिया है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो डैमेज हुई थी 18 मिलियन की। उसको कॉस्ट तो एक्सपेंस तो नहीं होता पूरा 18 मिलियन, होगा ये कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू या जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। वो कितने की हो गई, अब 12 मिलियन की। तो इसका मतलब आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक कि आप 18 मिलियन की इन्वेंट्री को 12 मिलियन पे रिकॉर्ड करें, क्योंकि लेसर पे रिकॉर्ड करना है ना। तो 6 मिलियन को क्या करेंगे, एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। सो टैक्स लॉ तो सिर्फ 6 मिलियन को एक्सपेंस मानता है। ठीक है, सो डैमेज इन्वेंट्री के केस में आप क्या करोगे, 6 मिलियन को एक्सपेंस मानोगे। ठीक है, और पूरे का पूरा 18 मिलियन को एक्सपेंस नहीं मानोगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली वो ये कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ डैमेज फिनिश गुड्स ऑफ 18 मिलियन, ये कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल हुआ हुआ है। शामिल हुआ हुआ है का मतलब ये है कि मतलब यहाँ पे उस सवाल के अंदर जो जो दो रास्ते बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि आपने उसका राइट ऑफ शामिल कर दिया है, या दूसरा मतलब ये है कि आपने उसका 18 मिलियन कॉस्ट ऑफ सेल में जो यानी जो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं वो 18 मिलियन माइनस किया है। ठीक है, सो पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है कि यहाँ पे आपने एग्जामिनर को क्लेरिफाई करना है अपने assumptions वाले पेज पे कि आप इसका क्या मीनिंग समझ रहे हो। क्या आप ये समझ रहे हो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को राइट ऑफ कर दिया गया है 18 मिलियन को। अगर आप ये समझ रहे हो तो 18 मिलियन को फिर आपने रिवर्स भी करना है। ठीक है, लेकिन साथ विद दिस क्लैरिफिकेशन कि मैंने इस सेंटेंस से मीनिंग ये मेरा समझ आया मुझे। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि 18 मिलियन जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में एंड पे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो माइनस हो रही होती हैं, वो वाला ट्रीटमेंट किया गया है, तो फिर तो इसकी रिवर्सल की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ट्रीटमेंट तो ठीक ही है कि 18 मिलियन को आपने माइनस तो करना ही होता है। ठीक है, सो अपना एजम्पशन स्पेसिफाई करके आप इसको करेंगे। मैं यहाँ पे एजम्पशन नहीं दे रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को माइनस किया जाता है, तो ये वो वाला माइनस हुआ हुआ है, राइट ऑफ नहीं हुआ हुआ। ठीक है,
ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अगला आइटम आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके बारे में भी कुछ तफसील है जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया है कि सैलरी है 0.275 मिलियन की, जो कि आपने ऑफिस बॉय को कैश में दे दी। 2,75,000 की सैलरी ऑफिस बॉय को कैश में दे दी। ही वॉज पेड अ मंथली सैलरी ऑफ 25,000 फॉर 11 मंथ्स। तो कैलकुलेटर चाहिए होगा हमें। तो अगर हम 25,000 की तनख्वाह देते हैं और वो हम 11 मंथ्स के लिए देते हैं, तो इसका 2,75,000 रुपये बने साल के। तो ये जो 2,75,000, ये उसका ब्रेकअप बताया हुआ है आपको कि 25,000 पर मंथ तनख्वाह दी गई है और वो कैश में दी गई है। तो अब आप देखो टैक्स लॉ में क्या आपको 25,000 पर मंथ कैश में सैलरी देने की इजाज़त है? ठीक है। सो टैक्स लॉ ये कहता है कि आप सैलरी दे सकते हो 32,000 पर मंथ तक कैश में। ठीक है। तो अलाउ करता है। तो इसका मतलब ये जो ऑफिस बॉय को तनख्वाह दी आपने, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि माहाना तनख्वाह तो 25,000 है। तो 32,000 पर मंथ तक आप दे सकते थे। तो इसलिए ऑफिस बॉय की सैलरी के केस में आपको कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। वेयर हाउस रेंट ऑफ 1.6 मिलियन पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड लिंक टू नोटिफाइड बिजनेस बैंक अकाउंट। अब आपने ऑनलाइन पेमेंट की है क्रेडिट कार्ड से, सॉरी, ऑनलाइन पेमेंट कह रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने पेमेंट की है। ऑनलाइन ही होती है वैसे भी, लेकिन ऑनलाइन का मीनिंग कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपने लेट से वेबसाइट पे गए और वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट की। तो क्रेडिट कार्ड से आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, और ये जो क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन है ये बैंकिंग चैनल से समझा जाता है, तो इसलिए वेयर हाउस की भी कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही समझा जाता है। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन इज बैंकिंग चैनल ट्रांजैक्शन। Bad debts of 2.8 million written off against receivable from customer on his insolvency. Bad debts आपने 2.8 मिलियन के राइट ऑफ कर दिए। नाउ बैड डेट्स के केस में जो टैक्स लॉ की प्रोविजन है, वो हमें मालूम है कि वो ये है कि आप बैड डेट्स ज़रूरी है कि आप उसको राइट ऑफ कर चुके हों। ठीक है। और इन केस ऑफ अमाउंट शुड बी रिटन ऑफ इन द अकाउंट्स, राइट। तो अब अगर आप उसको राइट ऑफ कर चुके हैं, तो बैड डेट्स की कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अकाउंटिंग में आपने किया है टैक्स लॉ भी वही कहता है। कस्टमर का अकाउंट है, इसका मतलब ये कि इनकम में भी अमाउंट गई है। कमीशन ऑफ ₹3.2 मिलियन पेड टू वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एसी। मेंबर्स ऑफ एसी को कमीशन पे किया। ऊपर जरा देखें दोबारा जाके, आज़ादी एंड कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये तो एओपी है, और एओपी अपने मेंबर को कमीशन पे कर रही है। तो कमीशन में क्या वो मान्यत है या नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मना की गई हैं? ठीक है जी। सो वो आपने डिडक्शन नॉट अलाउड में, वो कमीशन भी है, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है जी। सो एओपी अपने मेंबर्स को अगर कमीशन दे रहा है तो ये भी एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं है। तो मतलब नतीजा ये निकला कि कमीशन ऑफ 3.2 मिलियन इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। तो 3.2 मिलियन हम वापस जमा कर देते हैं अपने अकाउंटिंग रिजल्ट्स के अंदर। उसके बाद स्कॉलरशिप ऑफ 4.5 मिलियन पेड टू सारा। सारा को आपने स्कॉलरशिप पे कर दिया। वन ऑफ एसी स्टाफ मेंबर है, फॉर हैज स्टडीज इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे कर दिया। अब इसमें कोई स्पेसिफिकली कोई टैक्स लॉ की प्रोविजन तो एड्रेस नहीं हो रही, यानी कि टैक्स लॉ ने कहीं पे नहीं कहा हुआ कि एम्प्लॉई को अगर एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक स्कॉलरशिप दे दोगे तो क्या करना है। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन बताई हुई है इसमें कोई वैलेशन भी नहीं है, मतलब टैक्स लॉ की कोई वैलेशन भी नहीं है कि अगर आपने इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो बिजनेस एक्सपेंस हो गया ना। तो बिजनेस एक्सपेंस है, 4.5 मिलियन का आपने सारा को स्कॉलरशिप पे किया है। और ये कौन है? वन ऑफ एसी स्टाफ मेंबर है। एसी का जो काम है वो बेसिकली डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है। तो कोई ऐसी वैल्यूएशन इसमें नज़र नहीं आती, तो इसलिए 4.5 मिलियन का जो स्कॉलरशिप पे किया वो अ, उसके लिए कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं, ये ठीक है। टैक्स लॉ में इसकी कोई चीज़ मना नहीं है। पेमेंट ऑफ ₹6.4 मिलियन फॉर द परचेज ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। अब अगेन 6.4 मिलियन का मसला ये है कि आपने ये पैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखे हुए। सॉफ्टवेयर के पैसे हैं, क्या ये सॉफ्टवेयर एक ही साल यूज़ होना है या ज़्यादा साल? फॉर एसीज मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट ऑन 1 अप्रैल, सॉफ्टवेयर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर 5 years। अब अगर ये 5 साल यूज़ होना है तो फिर तो ये सॉफ्टवेयर क्या बन जाएगा? ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा इंटेंजिबल।
ठीक है जी। क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनका फ़ायदा आपको 1 साल से ज़्यादा है, वो इंटेंजिबल्स हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपने इसकी पढ़ लेनी है। और इसमें आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरी है कि यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। तो आपको उसकी एमोटाइजेशन बनानी है, लेकिन आपने नंबर ऑफ डेज देखने हैं कि वो कितने दिन के लिए आपके बिजनेस में अवेलेबल था पहले साल में। तो 6.4 मिलियन को 5 से डिवाइड करेंगे, एनुअल एमोटाइजेशन बनेगी। और फिर 1 अप्रैल से चूंकि अवेलेबल है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने की आपको नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन बना के करनी होगी। अब आगे एक और चीज़ लिख रहा है, ऑल दो सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज यानी 1 अप्रैल से वो अवेलेबल हो गया है। AC members have decided to implement this software from 1 जुलाई। हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे लेकिन 1 जुलाई से। अवेलेबल फॉर यूज था 1 अप्रैल। अगर 1 जुलाई से यूज़ करोगे तो ये तो टैक्स ईयर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टैक्स ईयर आपका ख़त्म कब हो रहा है? जून 2022 को। ये लिखा है जून 2022 को। तो अगर जुलाई 2022 को अगर आप यूज़ करना शुरू करोगे तो टैक्स ईयर तो ख़त्म हो चुका होगा। तो क्या मैं इसकी अमोर्टाइजेशन बनाऊंगा? इसके लिए टैक्स लॉ में लिखा हुआ ये है कि एन इंटेंजिबल अवेलेबल फॉर यूज ऑन अ डे शैल बी ट्रीटेड एज यूज्ड ऑन दैट डे। अवेलेबल फॉर यूज का मतलब है कि वो उस दिन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 अप्रैल से उसकी अमोर्टाइजेशन बनानी है। तो आप सिंपली पहले तो करें, सॉफ्टवेयर की जो पेमेंट है उसको ऐड बैक करें अकाउंटिंग रिजल्ट्स में, क्योंकि ये तो एक्सपेंस नहीं है 6.4 मिलियन। और साथ में एक अमोर्टाइजेशन बनाएं 6.4 मिलियन, इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे। और इस साल में 91 डेज बनते हैं 1 अप्रैल से अगर काउंट करें, तो अमोर्टाइजेशन ये बन जाएगी। ये फिगर कैसे बनेगी? 319 123, आप 6 400 हज़ार, इसको पहले डिवाइड करोगे 5 से। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 91 से, और फिर डिवाइड करोगे 366 से। सॉरी, 366 से नहीं, 365 से करेंगे। 66 से भी कर लें तो भी ठीक है, लीप ईयर अगर आप मान लेते हैं। 2022 तो वैसे लीप ईयर नहीं था, मैं 2024 के हिसाब से कह रहा था। तो 64 लाख डिवाइड बाय 5 साल यूजफुल लाइफ इंटू 91 डिवाइड बाय 365। तो 319 123 ये बन जाता है। ठीक है, सो ये आपके पास एमोटाइजेशन आ गई। इस एमोटाइजेशन को आप सॉफ्टवेयर एमोटाइजेशन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया जी। सो ये आ गई सॉफ्टवेयर एमोटाइजेशन। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ रुपीज 2.1 मिलियन एंड 1.5 मिलियन। ये डेप्रिसिएशन है और फाइनेंशियल चार्जेस है इन रिस्पेक्ट ऑफ कार विच वाज एक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज। अब फाइनेंस लीज पे जब आप कोई गाड़ी लेते हैं, तो फाइनेंस लीज का मामला क्या है? फाइनेंस लीज का टैक्स का सिचुएशन ये है। सो टैक्स लॉ में ज़रा लीज के बारे में समझ रिकॉल कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि लीज रेंटल जितना है वो सारे का सारा एक्सपेंस के तौर पे अलाउड अलाउड है आपको। ठीक है जी। दूसरी बात, जो डेप्रिसिएशन है लीज एसेट के ऊपर, लीजिंग बिजनेस में हमने पढ़ा है कि एसेट जो है वो ट्रीटेड टू बी यूज इन द बिजनेस ऑफ लेसर, यानी आपको उस एसेट की डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगी, इनिशियल अलाउंस अलाउड नहीं होगा। ये टैक्स लॉ कहता है। अब इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन 2.1 मिलियन ये तो अलाउड नहीं होगी। और 1.5 मिलियन के फाइनेंशियल चार्जेस हैं, ये चूंकि रेंटल का पार्ट होते हैं, ये अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है। तो अभी हम 2.1 मिलियन और 1.5 मिलियन इन दोनों को ही ऐड बैक करते हैं, और फिर रेंटल को माइनस करते हैं, पूरा रेंटल। लीज रेंटल के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि ऑन 1 जुलाई 2021 AC एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट विद अ बैंक फॉर अ कार जो कि 10.5 मिलियन की थी, अगेंस्ट एनुअल लीज रेंटल ऑफ 3 मिलियन। तो एनुअल लीज रेंटल हमें यहाँ से पता चल गया। इसका मतलब हमें जो अलाउड होगा एज एक्सपेंस वो 3 मिलियन होगा। द कार हैज़ बीन यूज 80% फॉर बिजनेस पर्पजेस। बिजनेस के लिए 80% यूज होगा, इसका मतलब 3 मिलियन पूरा अलाउ नहीं होगा, उसका 80% अलाउ होगा एज एक्सपेंस। 20% तो पर्सनल यूज के लिए है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये समझनी है आपको कि जो यहाँ पे हमने एक प्रोविजन पढ़ी है ना, वो ये है कि
The principal amount in above rental for the cost of passenger transport vehicle not plying for hire shall not exceed 2.5 million. अब यहाँ पे टैक्स लॉ एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि आप लीज रेंटल जब पे करो तो 2.5 मिलियन से ज्यादा की कॉस्ट हम अलाउ नहीं करेंगे आपको। कॉस्ट हम आपको 2.5 मिलियन से ज्यादा की अलाउ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो टोटल वैल्यू बनती है व्हीकल की, ये देखें, कार की वैल्यू है 10.5 मिलियन और इसका लीज रेंटल बनता है 3 मिलियन। ठीक है। अब 10.5 मिलियन तो आपको अलाउ नहीं होगा, आपको तो अलाउ होगा सिर्फ 2.5 मिलियन। ठीक है। पर इसका मतलब ये कि कितना परसेंट मुझे अलाउ होगा। 2.5 मिलियन सिर्फ मैं एक्सपेंस बना सकूंगा, जबकि मैं गाड़ी कितने की खरीद रहा हूँ, 10.5 मिलियन की। ठीक है जी, इंटू 100। तो ये बन गया तकरीबन 23.81%। यानी कि मैं टोटल गाड़ी की जो वैल्यू है उसका 23.81% ही एक्सपेंस बना सकूंगा। तो क्या लीज रेंटल पूरा एक्सपेंस बना सकूंगा? नहीं, वो भी इतना परसेंट ही बना सकूंगा। इसका मतलब जो 3 मिलियन लीज रेंटल है डिवाइड बाय 100, उस पर मैं ये परसेंटेज अप्लाई करता हूँ तो ये 714,285 बनेगा। इतना लीज रेंटल मैं एक्सपेंस बना सकूंगा, उसी प्रोपोर्शन से ये एक्सपेंस बनेगा रेंटल का भी। और चूंकि ये 80% यूज होना है तो इंटू 0.8 कर देते हैं, क्योंकि 80% बिजनेस में इस्तेमाल होना है। 5,71,428 ये मैं सिर्फ अपने लीज रेंटल को एक्सपेंस के तौर पे लिख सकूंगा। ठीक है। सो 5,71,428 ये मुझे एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगा। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में कैलकुलेशन यहाँ पे लिखी हुई है इसकी। ओके जी, सो अगला आइटम देखते हैं। नेक्स्ट इज, बस खत्म हो गया। अब आपने बिजनेस इनकम का टोटल कर लेना है। अगेन ये तो लॉस ही बन रहा है। अब अगर लॉस बन रहा है तो आगे तो काम और भी आसान हो गया। टैक्सेबल इनकम में लॉस आ गया। लॉस आ गया तो अब आप ज़रा वो अपने उस पे, क्योंकि मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन भी चाहिए है यहाँ पे आपको। तो लॉस अगर आ गया है तो इसका मतलब आप जब यहाँ पे पहुँचे तो लॉस आ चुका है। तो टैक्स इम्पोज कुछ होगा आपके पास? ज़ीरो होगा। टैक्स पेबल क्या होगा? ज़ीरो होगा। फिर आप मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करेंगे सेल्स का 1.25%, और वो बनेगा 4 मिलियन। ठीक है। सो सेल्स का फिगर 320 मिलियन आपको सवाल में दिखा देता हूँ मैं। सो ये है जी सेल्स का फिगर, यहाँ पे लिखा हुआ है 380। ठीक है। इसमें से निकल जाएगा सेल्स टैक्स और ट्रेड डिस्काउंट, 320 मिलियन लेंगे हम। ठीक है ना। 320 मिलियन ये मैंने क्यों लिया है, इसके लिए आपने एक दफ़ा रेफर करना है मिनिमम टैक्स में। आप टर्नओवर की डेफिनेशन को रिवाइज कीजिएगा एक दफ़ा। ठीक है। सो टर्नओवर की डेफिनेशन में हम ये कह चुके हैं कि हम सेल्स टैक्स को भी एक्सक्लूड कर दिया करेंगे जब हम अपनी टर्नओवर की फिगर बनाने लगेंगे, और इसी तरह हम अपने ट्रेड डिस्काउंट्स को भी एक्सक्लूड कर दिया करेंगे। ठीक है जी? ये हम माइनस कर दिया करेंगे। सो ट्रेड डिस्काउंट्स हमने निकाल दिए और 320 बचा। 320 के ऊपर हमने फिर 1.25% बनाना है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट नासिर। और नासिर, अच्छा यार, ज़रा आप लोगों को थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। ये मेरा बेटा थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब करने आ गया। बस 2 मिनट में मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ इधर से।
ओके जनाब, सो कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ी थी बात। सो नासिर इज हेड ऑफ फाइनेंस इन साइश प्राइवेट लिमिटेड और ही रिसीव्ड फॉलोइंग मंथली इमोल्यूमेंट्स। सो पता चल गया जी कि इंडिविजुअल का सवाल है और मेनली जो इसमें एरिया है वो सैलरी का है। अभी यहाँ से आगे आप देखें सवाल की रिक्वायरमेंट। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल वर्कआउट करना है। ठीक है जी। With reference to provision of residential house to Nasir by APL, discuss tax implication of APL in this regard. Now, residential house employer ने अगर दिया हुआ हो तो एम्प्लॉयर के लिए वो प्रॉपर्टी इनकम कंसिडर नहीं होता। बस इसमें पॉइंट ये है। ठीक है, ये पूछा हुआ है उन्होंने आपसे। तो एम्प्लॉयर ने अगर अपने एम्प्लॉई को रेम्यूनरेशन के तौर पे अकोमोडेशन प्रोवाइड की हुई है तो वो प्रॉपर्टी एम्प्लॉई को देने की वजह से कोई प्रॉपर्टी इनकम जनरेट की हो रही है ऐसा नहीं समझा जाएगा। ठीक है। सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं आएगा एम्प्लॉयर के टैक्स कैलकुलेशन में। सो सैलरी का सवाल है तो इसलिए आप वही उसी तरह कन्वेंशनली तीन कॉलम्स बना लें, ग्रॉस, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। और इसमें पहले बेसिक सैलरी है, सारे का सारा टैक्सेबल होगा। ना ये जो एमोल्यूमेंट्स हैं ये चूंकि लिखा हुआ ऊपर मंथली एमोल्यूमेंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा 12 से। मेडिकल अलाउंस में एग्जेम्पशन होगी 10% ऑफ बेसिक सैलरी की अगर आगे मेडिकल फैसिलिटी ना हुई तो। और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी सारे का सारा टैक्सेबल होगा। सो 8 लाख, 1 लाख और 2 लाख ये तो एज इट इज़ आप मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे इनकम में ले जाएंगे, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। मेडिकल अलाउंस भी सारा यहाँ पे टैक्सेबल नजर आ रहा है, मतलब ये कि आगे मेडिकल फैसिलिटी आ जाएगी सवाल में। In addition to above, APL also provided him the following benefits. और बेनिफिट्स क्या हैं जी? रेजिडेंशियल हाउस ओन्ड बाय APL फॉर नो रेंट। तो ये तो एम्प्लॉयर की तरफ से अकोमोडेशन हो गई ना। अकोमोडेशन आते ही आपको उसको वैल्यू करना है। अगर वैल्यू करना है तो उसका तरीक़ेकार क्या है? वो आपने सैलरी में पढ़ा है डेफिनेशन में कि अकोमोडेशन को वैल्यू कैसे किया जाता है। सो आप देखते हैं कि 45% ऑफ MTS और बेसिक सैलरी, एक फिगर ये बनाते हैं आप। और दूसरा अमाउंट विच दैट वुड हैव बीन पेड इफ अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि फेयर मार्केट रेंट देखना होता है कि इस तरह का घर कितने में मिलता। तो इस तरह का घर मिलता, फेयर मार्केट रेंट बताया हुआ है 3 लाख पर मंथ में। ठीक है, 3 लाख पर मंथ का घर इसने प्रोवाइड कर दिया आपको। और जो आपके पास बेसिक सैलरी है उसका अब आपने 45% से इसको कंपेयर करना है। तो ये कंपैरिजन आप करेंगे, एनुअल रेंटल वैल्यू 3 लाख के हिसाब से बनेगी 12 से मल्टीप्लाई करके 36 लाख। और बेसिक सैलरी का 45% बनेगा 43,20,000। और 43,20,000 हम इसमें से पिक करेंगे इनकम में शामिल करने के लिए, क्योंकि टैक्स लॉ ने ये कहा है कि आप हायर अमाउंट को इनकम में ले जाओ। ठीक हो गया जी। सो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कंपनी मेंटेन्ड कार। The car was acquired on lease by APL on 1st July 2020 at an annual rental of 11 लाख। एनुअल रेंटल की हमारे कैलकुलेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि जो सैलरी का हेड ऑफ इनकम है उसमें जो आप व्हीकल को वैल्यू करते हो तो लीज व्हीकल की सूरत में आपने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एट कमेंसमेंट ऑफ लीज देखनी होती है। ठीक है जी। तो उसकी जो एनुअल रेंटल है उसका कोई ताल्लुक नहीं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार ऑन 1st जुलाई यानी एट कमेंसमेंट ऑफ लीज जो है वो बताई हुई है 4 मिलियन। तो 4 मिलियन इज द रेलिवेंट वैल्यू। बाकी 30 जून की 2022 की वैल्यू वो रेलिवेंट नहीं है। 70% ऑफ द कार इज यूज फॉर ऑफिस पर्पज वाइल 30% फॉर पर्सनल यूज। 70 और 30% मतलब ये कि जब आप वैल्यूएशन करेंगे तो ऑफिशियल पर्सनल यूज ये वाला देखेंगे। तो 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं यानी 4 मिलियन का 5%। तो ये बन जाएगा 4 मिलियन का 5%, 2 लाख रुपए ये वैल्यू ऑफ कन्वेंस सैलरी इनकम में शामिल हो जाएगी। उसके बाद 250 लीटर का फ्यूल भी दिया जाता है। अब ये जो फ्यूल है इसमें आपने देखना है कि ये परसेंटेज फिर मैटर करेगी कि 70% ऑफ द कार इज यूज फॉर ऑफिस पर्पजेज। तो इसका मतलब वो ये फ्यूल तो किसी
ऑफिस काम के लिए है, लेकिन 30% जो है वो पर्सनल पर्पजेज है। हाँ, ये इसका बेनिफिट बनता है। तो इसका मतलब 250 का 30% बनाएंगे, और एवरेज पेट्रोल प्राइस 180 है, तो 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक 250, ये चूंकि एवरी मंथ है 250, तो इसका मतलब 250 ज़रब 12 इंटू 30% इंटू 180। ठीक है। सो ये आपकी फ्यूल की वो वैल्यू आ जाएगी जो आपके ज़ाती इस्तेमाल में आती है, और वो आपका बिल्कुल सैलरी इनकम कंसिडर होगा। रीइंबर्समेंट ऑफ कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अप टू 20,000 पर मंथ। अब ये आपने, ये जो अकोमोडेशन वाली स्लाइड है, इस स्लाइड के नीचे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, आपने उसको पढ़ना है बुक में। और उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया हुआ है कि जो गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्चा है, अगर वो एम्प्लॉयर बियर करे, तो वो हम सैलरी इनकम में शामिल नहीं करते, क्योंकि जब आप 5% से या 10% से वैल्यू करते हैं कन्वेंस को, तो उसमें कंपनी मेंटेन्ड व्हीकल की वैल्यू डिटरमिन हो जाती है। तो मेंटेनेंस का खर्चा अगर अलग से दिया हुआ हो तो उसको कुछ नहीं करना होता। ठीक है। बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो 5% या 10% है वही सैलरी इनकम में शामिल करना होता है। तो जो कार की मेंटेनेंस का एक्सपेंस है उसके लिए कुछ भी आप सैलरी इनकम में शामिल नहीं करोगे। नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ फॉर नासिर एंड हिज डिपेंडेंट, या मेडिकल फैसिलिटी की बात आ गई, एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। और इसमें एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाता है 1 लाख, इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं आप, और इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख तक का खर्चा कर सकती है। तो अब ये तो सारी मेडिकल फैसिलिटी है इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसलिए मेडिकल फैसिलिटी को हम एग्जाम फ्रॉम टैक्स रखेंगे सारी की सारी, और मेडिकल अलाउंस ऊपर सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। सो ये अगर आप यहाँ पे रिकॉल कर लें कि मेडिकल फैसिलिटी के केस में, कि अगर आपको दोनों चीज़ें मिल रही हों तो फिर मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल हो जाता है, और मेडिकल फैसिलिटी इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो तो फिर वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स रहती है। अच्छा जी, एड सॉरी, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। एडहॉक रिलीफ अलाउंस अप टू 1 मंथ्स बेसिक सैलरी। अगेन ये एक अलाउंस है। एडहॉक का मतलब होता है आर्जी। ठीक है। एडहॉक रिलीफ का मतलब है आर्जी रिलीफ। ठीक है। एडहॉक रिलीफ जो है, ये इसको महंगाई अलाउंस भी कहते हैं, कि एम्प्लॉयज़ को महंगाई से वो आसानी देने के लिए एक एडहॉक रिलीफ अलाउंस दे दिया जाए। तो ये जो एडहॉक रिलीफ होता है, ये एक तनख्वाह में इजाफा होता है, बेसिक सैलरी को नहीं बढ़ाया जाता, क्योंकि बेसिक सैलरी के और भी बहुत से इम्पैक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से अलाउंसेस की परसेंटेज बढ़ जाती है, पेंशन की परसेंटेज बढ़ जाती है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए बेसिक सैलरी को नहीं छेड़ा जाता है, एडहॉक रिलीफ अलाउंस दे दिया जाता है, ताकि सिर्फ उनको महंगाई में एक रिलीफ दे दिया जाए टेम्पररी। कितना है जी? 1 मंथ सैलरी कीपिंग इन व्यू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की वजह से उन्होंने कहा कि आपको एक तनख्वाह के बराबर एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। तो एक तनख्वाह जो है वो 8 लाख है, हमें पता है, एडहॉक रिलीफ अलाउंस 8 लाख बन जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज एडहॉक रिलीफ, जो कि 8 लाख है। 8 लाख तनख्वाह मैं कहाँ से ले रहा हूँ? ये ऊपर बेसिक सैलरी के सामने देखें, 8 लाख लिखा हुआ है महीने की तनख्वाह। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज नासिर इनकर्ड अ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000। ये खर्चा क्यों कर रहा है भाई नासिर? फ्रॉम वर्क फॉर वर्किंग फ्रॉम होम इन कोविड। कोविड की वजह से उसने घर में वर्क फ्रॉम होम किया, और उसके ऊपर उसके 20,000 खर्च हो गए। तो अब क्या ये एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होंगे या नहीं होंगे? तो वो आपने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि डिडक्शंस जो हैं वो क्लियरली मेंशन है कि कोई भी डिडक्शन सैलरी के हेड ऑफ इनकम में अलाउड नहीं है। तो ये 20,000 का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, आपके टैक्स कैलकुलेशन में मंथली एक्सपेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड बाय एपीएल ड्यूरिंग द ईयर, वो 45 लाख रुपए है। विद होल्डिंग टैक्स की प्लेसमेंट आपको पता है, आपकी कैलकुलेशन में सेकंड लास्ट फिगर होता है ये। तो हम विद होल्डिंग टैक्स को बस मेंशन कर लेते हैं अभी, और बाकी कैलकुलेशन जब फाइनल होगी तो फिर देख लेंगे क्या बनता है। ड्यूरिंग द ईयर ही गॉट मैरिड। ठीक है जी। एंड रिसीव्ड एक 1 मिलियन इन कैश। शादी पे इसको 10 लाख रुपए कैश मिला है एज गिफ्ट फ्रॉम वेरियस रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। रिलेटिव फ्रेंड से 10 लाख रुपए मिले, इंक्लूडिंग 4 लाख फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब जो गिफ्ट का मामला है वो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। गिफ्ट का मामला ये है कि अगर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पहले तो ये पढ़ा है कि गिफ्ट जो है
गिफ्ट, कोई भी चीज़ जो विदाउट कंसिडरेशन मिले वो गिफ्ट है, वो इनकम में शामिल होगी। लेकिन अगर वो रिलेटिव की तरफ से है तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगा। पहली बात आपने ये पढ़ी। दूसरी बात आपने ये पढ़ी कि अगर कोई गिफ्ट आपको मिल रहा हो और वो बैंकिंग कंपनी से ना मिल रहा हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ना मिल रहा हो, और क्रॉस चेक के थ्रू ना दिया जाए आपको, यानी पैसे अगर दिए जाएं और वो गिफ्ट दिए जाएं और वो क्रॉस चेक से ना दिए जाएं, बैंक से भी ना मिल रहे हों, कोई बैंक भी आपको नहीं दे रहा वो पैसे, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी समझा जाता है। सो ये दो अलग अलग प्रोविजन है। इसका मतलब ये है कि अगर कैश में आपको पैसे मिले हैं गिफ्ट के तौर पे, वो रिलेटिव से ही मिले हैं, तो भी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव को कोई एक्सेम्पशन नहीं दी गई। रिलेटिव को यहाँ पे तो बताया हुआ है कि गिफ्ट। अब इसका मतलब ये है कि नतीजा ही निकलेगा कि 1 मिलियन कैश चाहे पेरेंट्स से मिला हो चाहे दूसरों से गिफ्ट के तौर पे, वो सारे का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा, क्योंकि वो कैश में मिला है। पहली बात। और दूसरा जो है, पेरेंट्स जो है उन्होंने उसको एक कार दी है 5 मिलियन की। अब ये वाली जो कार जो दी है वो उसमें ये वाली एक्सेप्शन आ जाएगी कि ये रिलेटिव से कार मिली है, तो इसलिए ये एग्जाम्प्ट फ्रॉम, मतलब ये इनकम में शामिल नहीं होगी। ठीक है जी। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 1 मिलियन गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स लिखा जाएगा, और जो पेरेंट्स से कार मिली है वो टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगी। सर जी। सर सवाल। यहाँ पे हम लोग अजम्पशन अजम्पशन लेंगे कि मतलब कैश में नहीं हुई उस बैंकिंग चैनल के थ्रू। अच्छा नहीं, सॉरी, सही है, कार मिली है, सही है। ठीक, मेरे ख्याल आपको खुद ही समझ आ गई जो भी आप पूछ रहे थे। जी 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 सर। जी ठीक है, ओके। चलिए जी, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड कैश डोनेशन 4,80,000 टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड इन 13 स्केड्यूल। अच्छा भाई, डोनेशन अगर आपने दे दिया है तो फिर तो टैक्स क्रेडिट बनेगा ना। तो टैक्स क्रेडिट में हमने 13 स्केड्यूल वाला इंस्टीट्यूशन है उसको डोनेशन दिया है, लेकिन साथ में एक मसला ये हुआ है कि हमने क्रॉस चेक के थ्रू नहीं दिया। ऑल्दो 13 स्केड्यूल वाला इंस्टीट्यूशन है लेकिन हम क्रॉस चेक के थ्रू नहीं दे रहे, तो इस मसले की वजह से आप इसका टैक्स क्रेडिट नहीं बना सकेंगे। ठीक है। सो 4,80,000 रुपए का टैक्स क्रेडिट डोनेशन का आप कैलकुलेट नहीं कर सकोगे, क्योंकि कैश में डोनेशन अब अलाउड नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर नासिर कंट्रीब्यूटेड 47 लाख टू अप्रूव पेंशन फंड अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स। पेंशन सिस्टम रूल्स के मुताबिक वॉलंटरी पेंशन फंड में उसने पैसे कंट्रीब्यूट किए, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन हो गया टू अप्रूव पेंशन फंड। तो अब वैल्यू सी बना लेते हैं, टैक्स क्रेडिट बनेगा। कंट्रीब्यूशन टू फंड कितना है, वो 47 लाख है, और इसको कंपेयर किसे करना है, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम से। साथ में 30% ऑफ प्रीसीडिंग टैक्स ईयर की इनकम से भी कंपेयर करना होता है। सो तीन चीज़ें कंपेयर करनी होती हैं। एक, पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन डाला, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये जो प्लस के बाद एडिशनल 2% है, ये 2019 के बाद ख़त्म हो गया है, इसलिए लॉ में तो लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको सवाल सॉल्व करते हुए कोई अहमियत नहीं देंगे। ठीक है जी। और दूसरी तीसरी चीज़ क्या है, 30% ऑफ पिछले साल की इनकम। इन तीनों में से जो वैल्यू कम होगी वो वैल्यू सी बन जाएगी। अब यहाँ पे इस सवाल में अगर आप देखें तो पिछले साल की इनकम हमें नहीं मालूम है, तो हमें बस यही पता है कि कंट्रीब्यूशन 47 लाख है। ठीक हो गया। उसके बाद 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम अभी हम नहीं बना सकते, क्योंकि अभी हमने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट नहीं की। अभी तो हम फिगर्स फीड कर रहे हैं अपनी वर्किंग्स में, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और अपने सवाल की वर्किंग्स को आप कंक्लूड करना शुरू करेंगे। तो आपके पास दो हेड ऑफ इनकम है, एक सैलरी का 18,682,000, और दूसरा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1 मिलियन। इसको आप अपनी मेन वर्किंग पे ले जाएं। 18 सैलरी इनकम आ गई, अदर सोर्सेज आ गया, टैक्सेबल इनकम बन गया। टैक्सेबल इनकम बना, टैक्स रेट लगाएं सैलरी नॉन सैलरी का फैसला करके, और टैक्स इम्पोज कैलकुलेट करें। अब आप टैक्स क्रेडिट्स पे आ गए, अब आपको वर्किंग फाइनल करने की जरूरत है। अब आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, उसका 20% आपने लेना है। तो टैक्सेबल इनकम ये अब बन गई है ना, 19,682,000। तो 19,682,000 का 20% हो गया आप, तो वो आ जाएगा 39,982,000।
39,400। ठीक है जी, इन दोनों में से कम कौन सा है? 39,36,400। सो ये आ गया आपकी वैल्यू सी। वैल्यू सी कहाँ से आई? इन तीन वैल्यूज से, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी वैल्यू हम बना ही नहीं सकते क्योंकि पिछले साल की इनकम हमें मालूम नहीं है। तो वैल्यू सी अब नतीजतन इन दो चीज़ों से ही मिलके, इनमें से जो कम वैल्यू होगी उससे बनेगी। वैल्यू सी को फिर क्या करते हैं आप? एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ए ओवर बी से। एवरेज रेट कैसे बनेगा? वो बनेगा, आपका टैक्स कितना है? 5,88,3,700, और इनकम कितनी है? 19,682,000। सो 5,88,3,700 और 19,682,000, ये बना एवरेज रेट ऑफ टैक्स। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे वैल्यू सी से, ये जो ऊपर बनाई थी, तो ये आ गया टैक्स क्रेडिट आपका 11,76,740। 11,76,740 टैक्स क्रेडिट है। इसको आप माइनस कर लें तो बाकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है। ओके जनाब, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नरगिस इज, कोई सवाल हो तो भाई चैट में पूछ लो, माइक अनम्यूट करके पूछ लो। मैं चलता जा रहा हूँ, सवाल सॉल्व करता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इज नरगिस, जो कि रेजिडेंट फाइलर है, और टैक्स ईयर 2022 में क्या किया इसने? कुछ एसेट बेच दिए अपने। रिक्वायरमेंट ये है कि आप कंप्यूट करो, इसका मतलब कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ओके, ऑल्सो स्टेट रीजन ऑफ इग्नोरिंग गेन और लॉस इफ एनी। कंप्यूट करो टैक्स लायबिलिटी ऑफ नरगिस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन्स। ठीक है, computed in one above, assuming that she has no other source of income। फर्ज करें कि उसका कोई और आमदनी का जरिया नहीं है, तो फिर उसका टैक्स भी कैलकुलेट करें। चलें जी, फिर अब हम जरा एक एक करके देख लेते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। तो ये आपने बेचा, कैश कंसिडरेशन दी हुई है, फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है। इसी तरह परचेज के केस में कॉस्ट ऑफ परचेज और डेट ऑफ परचेज दी हुई है। तो भाई इसमें आप कैश कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू, इसमें से आप क्या लोगे? सवाल तो ये है। तो उसके लिए आपने रेफर कर लेना है बिजनेस इनकम में। बात कैपिटल गेन्स की हो रही है, बिजनेस इनकम में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कंसिडरेशन के कुछ रूल हैं जो मैंने आपको बताया, सेक्शन 75 वाले, जो जिन जहां जहां पे सेक्शन 77 लिखा हुआ है, वो डेप्रिसिएबल एसेट के लिए भी हैं और कैपिटल एसेट के लिए भी हैं। ठीक है, और सेक्शन 77 और 78 लिखा हुआ है। जो सेक्शन 22 है वो सिर्फ डेप्रिसिएबल एसेट के लिए है। ये आपको नजर आ रहा है सेक्शन 22? ठीक है, इसी तरह कॉस्ट के केस में भी ऐसा ही है। ठीक है, कॉस्ट के केस में एक्विजिशन कॉस्ट, यहाँ पे भी जहाँ पे सेक्शन 22 लिखा है वो सिर्फ डेप्सिबल एसेट के लिए है। जहाँ सेक्शन 76 और 78 लिखा है वो डेप्सिबल एसेट के लिए भी है और कैपिटल एसेट के लिए भी है। ठीक है, सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट के कंसिडरेशन में क्या है। कंसिडरेशन में लिखा ये है कि आपकी जो भी कंसिडरेशन हो उसको फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट टाइम ऑफ डिस्पोजल से कंपेयर करो, और जो हायर अमाउंट हो उसको कंसिडरेशन बनाओ। ये सेक्शन 77 है, इसलिए इसका मतलब ये कैपिटल एसेट पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब इससे हम नतीजा क्या निकाल रहे हैं कि इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वो ली जाएगी एज कंसिडरेशन इन दोनों कॉलम्स में। कॉस्ट ऑफ परचेज तो सिंपली बताई हुई है, एक जगह पे सिर्फ नोट 1 दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अब ये तो कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है। आप करेंगे क्या? आप हायर ऑफ कॉस्ट और कंसिडरेशन, कैश कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू ये लेंगे, ये आपने ले ली कंसिडरेशन। उसके बाद कॉस्ट माइनस करेंगे और गेन और लॉस आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें भी ऐसा ही होगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में भी ऐसा ही होगा। पर्सनल कार ये कैपिटल एसेट है नहीं, इसके ऊपर कैपिटल गेन वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, इनकम में कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। पेंटिंग के केस में आप देखें, जो आपकी परचेज प्राइस है वो ज़्यादा है, 1.7 है, और जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो कम है, और कैश वैल्यू भी कम है, तो इसके लिए यहाँ पे लॉस हो जाएगा। और पेंटिंग वो एसेट है जिसके ऊपर लॉस को कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। कैपिटल एसेट के चैप्टर में आपको लिखा मिलेगा कि वो कैपिटल एसेट्स जिनके ऊपर लॉस अगर हो जाए तो लॉस कंसिडर ही नहीं करते। तो पेंटिंग स्कल्पचर एंटीक वगैरह ये वो है, तो ये तो कंसिडर ही नहीं होगा। इस तरह ज्वेलरी है,
इसके बारे में, कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ ये है, शी रिसीव्ड ज्वेलरी एज गिफ्ट फ्रॉम हर मदर इन लॉ एट द टाइम ऑफ हर मैरिज व्हेन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू वाज 4.8 मिलियन। ठीक है। सो ये एक्चुअली गिफ्ट फ्रॉम मदर इन लॉ है, रिलेटिव है। अब इसमें कुछ और नहीं दिया हुआ कि मदर इन लॉ ने कितने का खरीदा, राइट। तो यहाँ पे ये चूंकि प्रीवियस टाइम का सवाल है, उस वक्त लॉ थोड़ा सा डिफरेंट था। तो अभी तो हमारे पास 4.8 मिलियन के अलावा कोई चॉइस नहीं है कि हम बोलें। ठीक है। सो 8 और कंसिडरेशन हो गई, 4.8 माइनस हो जाएगा, ये आपकी गेन आ गया। नाउ जब आप गेन वर्कआउट कर लेंगे तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पे सेपरेट रेट लगेंगे और बाकियों के ऊपर एनटीआर के रेट लगेंगे। इस सवाल में और कॉम्प्लिकेशन और कोई नहीं है। जो नॉर्मल, जो एनटीआर के कैपिटल गेन्स हैं उसके ऊपर नॉर्मल रेट, सैलरीड नॉन नॉन सैलरीड वाला लगेगा, सैलरीड पर्सन वाला स्लैब नहीं लगेगा यहाँ। और जो एक लिस्टेड कंपनी के शेयर हैं वो चूंकि पब्लिक कंपनी है, सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आ जाता है, तो इसलिए उसके ऊपर आप जो सेपरेट रेट होगा वो लगाएंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट 3A। 3B पे जाते हैं जरा। शाहिद इज रेजिडेंट फाइलर एंड हैज प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू टैक्स ईयर 2022। और सवाल क्या है, कंप्यूट करो टोटल एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ शाहिद अंडर अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम, आल्सो कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। इनकम भी कैलकुलेट करें और लायबिलिटी भी, टैक्स लायबिलिटी भी। अच्छा जी, क्या हुआ शाहिद साहब के साथ? शाहिद साहब के साथ ये हुआ कि 16 जून 2018 को इनको बंगला मिला इनहेरिटेंस के थ्रू, जिसकी मार्केट वैल्यू 50 मिलियन थी। ठीक है जी। और 1 जनवरी 2022 को इन्होंने सोचा कि मैं बेच दूं इसको। किसको? जामिन को। 60 मिलियन का बेचने का सोचा और डिपॉजिट ले लिया 6 मिलियन। उसके बाद क्या हुआ, उस डिपॉजिट को फोरफिट करना पड़ा क्योंकि जामिन साहब पैसे देने से इनकारी हो गए। तो ये फोरफिटेड डिपॉजिट जो है ये तो प्रॉपर्टी इनकम में जाता है, तो 6 मिलियन तो बन जाएगा आपका प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है। सो प्रॉपर्टी इनकम में फोरफिटेड डिपॉजिट, प्रॉपर्टी इनकम की आप एक वर्किंग बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे फोरफिटेड डिपॉजिट 6 मिलियन। ठीक हो गया जी। बिल्डिंग का है ये, क्योंकि बंगला की बात हो रही है ना। 31 मार्च 2022 को सोल्ड एंड ट्रांसफर्ड बंगला टू काजिम फॉर 54 मिलियन। 54 मिलियन का काजिम को एक्चुअली बेच दिया इन्होंने। तो अब कैपिटल गेन आ जाएगा क्योंकि कैपिटल एसेट है। 54 मिलियन की कंसिडरेशन है। कॉस्ट क्या होगी? इनहेरिटेंस के थ्रू मिला है, तो 50 मिलियन उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू थी। अब एक्चुअली इनहेरिटेंस के थ्रू अगर मिले तो इनकम अब के लॉ के मुताबिक इनकम नहीं बनता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमें कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन बनानी होगी, ज़रा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। 54 मिलियन से हम 50 मिलियन ही मजबूरन माइनस करेंगे। और 50 मिलियन क्या है एक्चुअली? 50 मिलियन जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू है। अब अगर सवाल आएगा तो उसमें फेयर मार्केट वैल्यू के साथ ये भी बताया होगा कि फादर ने कितने का लिया था, तो जितने का फादर ने लिया था वो आप कॉस्ट बनाएंगे। ठीक है जी। ओके, सो ये हो गया मामला ख़त्म बंगले का। और इसका गेन आपने वर्कआउट कर लिया है, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगा और रेट ऑफ टैक्स आपको गिवन होगा इसके लिए एग्जाम में। नेक्स्ट इज ही ओन्स अ फैक्ट्री बिल्डिंग एट फैसलाबाद। ऑन 1 जुलाई 2021 ही लेट आउट हिज फैक्ट्री बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी एट मंथली रेंट ऑफ 1 मिलियन। तो अगर आप बिल्डिंग को रेंट पे दे दोगे विद प्लांट एंड मशीनरी, तो ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप लिखेंगे कि कितना मेरा रेंट बनता है साल का। ठीक है जी। 1 मिलियन महीने का तो साल का 12 मिलियन हो गया। ही इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ 3.5 मिलियन रिपेयर। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये रिपेयर अलाउंस वाला सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिपेयर अलाउंस नहीं होता, वहाँ पे एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंस होता है। तो इसलिए आप 3.5 मिलियन एक्सपेंस माइनस करेंगे। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी इनकम लिखेंगे तो फिर बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस लेंगे, 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, जो कि 6 मिलियन का 1/5 बनेगा। सो ये प्रॉपर्टी इनकम बनेगी। आखिरी आइटम है, ही ओन्स एग्रीकल्चर लैंड इन पंजाब और ही रेंटेड आउट द एग्रीकल्चर लैंड एट एनुअल रेंट ऑफ 4 मिलियन। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एनुअल रेंट वाज 5 मिलियन। ठीक है। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड का जो रेंट है वो हमें पता है कि एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में है और इट विल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ठीक हो गया जी।
सो 4.8 वर्किंग से फिगर्स को ऊपर ले आए, 4.8 प्रॉपर्टी इनकम आ गया। उसके बाद 2.5 मिलियन ये हमने एग्रीकल्चर इनकम लिख दिया, 2.5 मिलियन जो कि एग्जेम्प्ट इनकम है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें फेयर मार्केट वैल्यू एनुअल रेंट वाज 5 मिलियन। अब ये चूंकि इसने 1 जनवरी को दिया है तो इसलिए इसको अक्रूवल बेसिस के ऊपर लेकर आएंगे आप, आधे साल का रेंट बनेगा, तो इसलिए 5 मिलियन का आधा लेंगे। सो 2.5 मिलियन हो गया। उसके बाद कैपिटल गेन्स में से फिगर ले आएंगे आप, 4 मिलियन सेपरेट ब्लॉक और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 8.5 मिलियन। सो ये फिगर्स आ गई जी, नॉर्मल टैक्स रिजीम की, सेपरेट ब्लॉक की, एग्जेम्प्ट की। टोटल इनकम बन गया आपका 19,800,000, ये टोटल इनकम है। और डिडक्टेबल अलाउंस नहीं होने की वजह से टैक्सेबल इनकम सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला होगा। टैक्स रेट लगा दें इसके ऊपर, ये आपको रेट सारे दिए हुए होते हैं एग्जाम में, और टैक्स कैलकुलेट कर दें एंड यू आर डन। ओके, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज एक्चुअली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा है? डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम। फॉरेन सोर्स इनकम के बारे में पूछ रहा है, जो कि किसकी हैं? रेजिडेंट पर्सन्स की हैं। तो इसके लिए सारी की सारे ये चार जो सिनेरियोज हैं इन्हीं के ऊपर ये सवाल बना हुआ है। यानी रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, आपके बुक का पेज नंबर 65 है। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, लीज पाकिस्तान, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट और शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। तो इन्हीं सिचुएशंस के ऊपर एग्जैक्टली ये सवाल बने हुए हैं। इसको आप देख लेंगे, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ। कोई क्वेश्चन होगा तो फिर उसको आंसर कर लेंगे। ठीक है। सो इस पेज 65 को आपने नोट्स में से पढ़ लेना है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल्स मेड देयर अंदर ब्रीफली डिस्कस नॉर्मल असेसमेंट क्या होती है और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होती है। ये तो बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ है। पेज नंबर 226 है आपके बुक का, पेज 226, वहाँ पे ये तीनों किस्म की असेसमेंट्स एक्सप्लेन हुई हैं। स्टेट द रिक्वायरमेंट that should be complied with by a sole proprietor on discontinuance of business। अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू करो तो क्या करते हो? 15 दिन में नोटिस देते हो, अपने जो साल कंप्लीट हो रहा है उसकी एक अलग से रिटर्न फाइल करते हो, अपनी इनकम एक्सपेंस की डिटेल बताते हो, सेल्स टैक्स की डिटेल बताते हो, वगैरह वगैरह। तो ये पेज नंबर 223 के ऊपर छोटा सा आंसर है इसका, ये आपको बुक पे मिल जाएगा। लिस्ट द एडिशनल रिकॉर्ड विच आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट। अगर आपकी बिजनेस इनकम 5 लाख से ज्यादा हो तो क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है? बुक का पेज नंबर 233, इसके ऊपर रिकॉर्ड्स की लिस्ट है, कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। रुस्तम एंटरप्राइजेज ऑप्ट फॉर फाइनल टैक्स regime विद रिगार्ड टू इट्स एक्सपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट्स के बारे में वो कह रहे हैं जी कि आपने फैसला किया है कि आप उसको एफटीआर में रखेंगे। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात बनती है कि एक्सपोर्ट्स में आपके पास चॉइस होती है कि चाहे तो मिनिमम टैक्स regime में चल जाएं या एफटीआर में। अब उसके कैलकुलेशन इम्पैक्ट्स क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन नहीं मैं अभी कर रहा, क्योंकि इस तरह का सवाल आपको नहीं आएगा कि एफटीआर से एमटीआर में चले जाएं। आपको बस ये बताना चाहिए कि टैक्स पेयर के पास चॉइस होती है कि वो चाहे तो अपने एक्सपोर्ट्स के बिजनेस को एमटीआर में रखे, मिनिमम टैक्स regime में, या फिर नॉर्मल टैक्स regime में, ओ सॉरी फाइनल टैक्स regime में। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी फाइनल टैक्स regime में आपने ये ऑप्ट किया कि आप चले जाओ, ऑप्ट कर लो। लेकिन सवाल बहुत आसान है। वैसे उसने ये तमहीद आपको डराने के लिए खतरनाक सी बात लिख दी है, सवाल बहुत आसान है। कह ये रहा है कि लिस्ट डाउन द रूल्स दैट शुड अप्लाई टू इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। फाइनल टैक्स की इनकम पे क्या रूल्स लगते हैं? सो ये पेज नंबर 46 है आपकी बुक का, उसके ऊपर इसका आंसर लिखा है, फाइनल टैक्स regime की इनकम के रूल्स क्या होंगे। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट एक्सप्लेन वेदर फॉलोइंग पर्संस आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। क्या इन लोगों को अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाना है? तो पेज नंबर 287, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, यहाँ से आप देख लेंगे। गुड्स एक्सपोर्टेड shall be charged to tax at 0%। What are the exceptions to this general rule? कब एक्सपोर्ट्स को जीरो रेटेड नहीं किया जाता? तो ये जीरो रेटिंग की जो स्लाइड है पेज नंबर 269 पे,
इस पे आपको ये ब्लू बॉक्स मिल जाएगा, साइड पे ब्लू बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि एक्सेप्शंस क्या हैं। ठीक है, किन सिचुएशंस में आप एक्सपोर्ट्स को जीरो रेटेड नहीं करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ इट्स अ न्यूमेरिक क्वेश्चन। तो हम इसको जरा दूसरी स्क्रीन पे देखते हैं। अच्छा जी, जाहिद एंटरप्राइजेज है, सेल्स टैक्स। और इसमें क्या हुआ, सवाल में स्टोरी क्या है। ये बिजनेस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, बड़ी अच्छी बात है। उस्मान जो है वो रिसेंटली ज्वाइन कर रहा है जेडी को, और उसने कंप्यूटेशन बनाई है सेल्स टैक्स लायबिलिटी की, और ये उसने नीचे कंप्यूट कर दिया। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है ये, कि एक कैलकुलेशन सेल्स टैक्स की उन्होंने बना के दे दी आपको, और फिर कहा इन लाइट ऑफ प्रूविंग सेल्स रूल मेड देयर प्रिपेयर जेड इज करेक्टेड कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। आप करेक्ट कंप्यूटेशन बना के दिखाओ, और फिर रीजंस भी बताओ कि अगर आपने किसी ट्रांजैक्शन को इग्नोर किया है तो इस कंप्यूटेशन को करेक्ट करना है आपने। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या गलतियां हैं इसके अंदर। आउटपुट टैक्स को देख लेते हैं पहले। सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया, ये आप देखें आगे दो कॉलम है, एक टैक्सेबल अमाउंट यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई है ये, और दूसरा सेल्स टैक्स है। तो 180 मिलियन पे आपने सेल्स टैक्स बनाया। अब नोट 1 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इंक्लूड्स गुड्स ऑफ 50 मिलियन सप्लाइड टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग। अब ये हमने पढ़ा है जीरो रेटिंग में कि ये तो जीरो रेटेड होते हैं आइटम अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सप्लाई करो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में। ठीक है, तो इसलिए ये तो जीरो रेटेड होने चाहिए। तो इसलिए आपका जो सेल है, जो आउटपुट टैक्स है, उसमें से इस 50 मिलियन को आप निकाल दो, 50 मिलियन को निकाल दो, जो बाकी बचे उसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स बनाओ, और जो 50 मिलियन है उसको हम जीरो रेटेड कंसिडर करेंगे, यानी उसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, वो मतलब होगा लेकिन जीरो होगा। ठीक है, सो ये मैंने 180 मिलियन में से 50 को माइनस कर दिया इस बेस के ऊपर, और आगे सेल्स टैक्स भी कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद सेल्स टैक्स, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 44 मिलियन का। अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने 18% सेल्स टैक्स चार्ज करना है और 4% फर्दर टैक्स। अब इसमें नोट 2 है, 20% ऑफ दीज कस्टमर्स आर एंड कंज्यूमर्स। अब इस पे आपने वो एसआरओ रेफर करना है कि जहाँ पे आप फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करते, अगर एंड कंज्यूमर को सेल हो तो फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। तो इसका मतलब 44 मिलियन के 20% पे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो 44 मिलियन का 20% बनाए तो वो बनेगा 8.8 मिलियन। इसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होना, इसके ऊपर सिर्फ सेल्स टैक्स चार्ज होना है। ठीक है, तो 44 मिलियन में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 35.2 मिलियन। इसके ऊपर आप सेल्स टैक्स भी कैलकुलेट करोगे और साथ में फर्दर टैक्स भी कैलकुलेट करोगे, लेकिन जो एंड कंज्यूमर को सेल है उसके ऊपर आप 8.8 मिलियन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स ही कैलकुलेट करोगे। ठीक है जी, डन हो गई बात, करेक्शन कर दिया आपने। क्रेडिट नोट मिला आपको 15 जून को, इशू टू कस्टमर फॉर टैक्सेबल सप्लाई अगेंस्ट इनवॉइस, जो कि 1 दिसंबर 2021 को इशू हुई थी। अब 1 दिसंबर 2021 को आपने इनवॉइस इशू की, और अब क्रेडिट नोट इशू टू कस्टमर। अगर मैं अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ तो मैं अपनी सेल को रिटर्न बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ? डेफिनेटली क्रेडिट नोट है, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँगा। ये तो अब पता है ना आप लोगों को कि क्रेडिट नोट का मतलब उसके अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब ये है कि सेल को रिड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं उसको रिड्यूस कर रहा हूँ तो ऐसी सूरत में ये 7 मिलियन जो है 15 जून को मैंने इशू किया है, ये 1 दिसंबर 2021 की ट्रांजैक्शन है। एक्चुअल ट्रांजैक्शन 1 दिसंबर की है। तो अब ये जो क्रेडिट नोट है, क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? तो मुझे देखना होगा कि क्या 180 दिन से ज़्यादा तो नहीं हो गए, क्योंकि आउटपुट टैक्स को मैं रिड्यूस करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, सो ये कौन सी वाली बात है, प्रोविजन ऑफ लॉ देख लेते हैं। सेल्स टैक्स कंप्यूटेशन, डेबिट क्रेडिट नोट्स में हमने पढ़ा था कि अगर आप आउटपुट टैक्स को क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो। ठीक है, आउटपुट टैक्स की रिडक्शन कर रहे हो
तो फिर 180 दिन में इशू करो डेबिट क्रेडिट नोट, अदरवाइज वो अलाउ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे इसलिए हम इसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे क्योंकि 180 दिन से ज़्यादा बन जाते हैं। उसके बाद अगला आइटम क्या है जी कि गारमेंट्स विदड्रॉन बाय ऑनर। ऑनर ने अगर गारमेंट्स अपनी फैक्ट्री से उठा के ले गया, क्या सेल्स कंसिडर होगी या नहीं होगी? ठीक है जी। सो अगेन देखना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग, यस मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। अगर आप एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हो तो हमने सेल्स टैक्स में सप्लाई का डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर आपकी गुड्स प्रोड्यूस्ड हैं और वो किसी भी इस्तेमाल में आ जाए, बिजनेस नॉन बिजनेस में, तो वो सप्लाई होती है, यानी सेल्स टैक्स की नज़र में वो सेल मानी जाती है। तो चूंकि आप मैन्युफैक्चरर हो गारमेंट्स के, इसलिए 4 मिलियन सेल माना जाएगा और इसके ऊपर आप आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। फर्दर टैक्स इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एंड कंज्यूमर है, फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। ऑनर खुद तो एंड कंज्यूमर होगा ना, ज़ाहिर है पहनेगा, खुद इस्तेमाल करेगा, गिफ्ट करेगा, कुछ करेगा। ओके जी, सो आउटपुट टैक्स हो गया कंप्लीट। अब हम जाते हैं इनपुट टैक्स के ऊपर। इनपुट टैक्स में हमारे वर्किंग नोट 3 एक रह गया जी। एज्यूम दैट द कलेक्टर हैज़ नॉट एक्सटेंडेड टाइम पीरियड फॉर, ठीक है वो कह रहा है टाइम पीरियड भी एक्सटेंड नहीं हुआ, तो ठीक है हमने इसको सही रिकॉर्ड कर लिया। इनपुट टैक्स पे आ जाए जी। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 140 मिलियन का, इसमें कोई प्रॉब्लम है? रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया 140 मिलियन का, ठीक है जी। 140 मिलियन का आपने परचेज किया, इसके ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर लें 18% से। उसके बाद परचेज डेटेड 21 इनएडवर्टेंटली नॉट क्लेम्ड। अगर आपने 21 दिसंबर की परचेज क्लेम नहीं की, तो अब आप कौन से महीने में हैं? जून 2022 में। तो अब कानून कौन सा लगता है आप पे? कानून लगता है 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स, ठीक है जी, विच इनपुट एडजस्टेबल। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर नहीं क्लेम कर सके तो 6 महीने में जब मर्जी क्लेम कर लो। तो अगर दिसंबर का इनपुट है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून के ही महीने में हैं आप, तो बिल्कुल इसका आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, 10 महीने का इनपुट टैक्स क्लेम कर लें, क्योंकि अभी ये 6वां मंथ बन रहा है, तो इसका 18% इनपुट टैक्स क्लेम कर लें आप। अच्छा जी, अगली बात, गैस बिल पेड इन कैश। यूटिलिटी बिल्स को अगर आप कैश में पे कर दो तो क्या उसका इनपुट टैक्स अलाउ होता है? अगेन हमने ये पढ़ा कि 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं है कैश में, लेकिन यूटिलिटी बिल्स अलाउड हैं, उसकी एक्सेप्शन है। तो नतीजा ये निकला कि यूटिलिटी बिल्स का आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो, ठीक है जी, कैश में पेमेंट से कोई नुकसान नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेंटेड प्रेमिसेस शोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ लैंडलॉर्ड 3 मिलियन। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप के जो बिजली का जो मीटर है उसके वो पर्टिकुलर्स जो हैं वो किसके आ रहे हैं? लैंडलॉर्ड के आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर पर्टिकुलर्स जो हैं वो लैंडलॉर्ड के आ रहे हैं तो क्या हम उसका इनपुट टैक्स ले सकेंगे? ठीक है। सो इसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा कि इनपुट टैक्स की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। सो यहाँ पे देखें, इन केस ऑफ supply of electricity, gas, bill bearing registration number and address where the connection is installed। तो इस पे तो आपको इस के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए है, तभी आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकोगे ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल में वो ये कह रहा है कि इसके ऊपर लैंडलॉर्ड यानी कि जो मालिक है उसकी, मालिक की दुकान है उसके पर्टिकुलर है, तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। 3 मिलियन के ऊपर 18% का इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया जी। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डेबिट नोट 20 जून 2022 इशूड टू सप्लायर फॉर टैक्सेबल सप्लाई अगेंस्ट इनवॉइस 31 मार्च। डेबिट नोट आ गया भाई। डेबिट नोट है, किसको इशू किया आपने? सप्लायर को, ठीक है। सप्लायर को इशू किया मतलब ये कि परचेज जब की थी तो क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट हुआ, अब उसको डेबिट नोट इशू करे मतलब उसके अकाउंट को डेबिट करे, परचेज रिटर्न हो गई ना। परचेज रिटर्न है तो इनपुट टैक्स क्या हो रहा है? परचेज रिटर्न की वजह से इनपुट टैक्स कम हो रहा है। तो अब क्या 180 दिन की लिमिट लगेगी या नहीं लगेगी? ठीक है, देखना ये कि 180 दिन की लिमिट लगेगी या नहीं लगेगी।
इनपुट टैक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इनपुट टैक्स इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, इंक्रीज हो तो लिमिट लगती है, यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम 6 मिलियन जो है इसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, राइट। अब ये जो 6 मिलियन है, वो सॉरी इनपुट टैक्स कह रहा हूँ, इसका इसको अकाउंट फॉर कर सकते हैं। तो 6 मिलियन को हम यहाँ पे ब्रैकेट में, क्योंकि इनपुट टैक्स का ऑपोजिट बनेगा ना, रिटर्न ऑफ परचेजेस है, तो जो परचेजेस हैं उसमें से इसको हम माइनस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ ऑन 3 जून 2022 अगेंस्ट सेल्स टैक्स इनवॉइस डेटेड 5 अप्रैल 2022। आपने 3 जून को पेमेंट की, एक ऐसी इनवॉइस की जो 5 अप्रैल की थी। अब इसमें क्या देखना है आपको? आपको देखना ये है कि आपकी क्रेडिट परचेजेस जो जिनकी आपने पेमेंट, क्रेडिट परचेजेस नॉट पेड इन 180 डेज, 180 दिन में अगर पेमेंट नहीं करोगे तो उसका इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होगा। ठीक है, इनपुट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शंस इज नॉट अलाउड। अगर आपने कोई परचेज की उधार पे और 180 दिन में उसकी अदायगी ना की। अब यहाँ पे देखें, पेमेंट ऑन 3 जून, आप जून 2022 की ही कैलकुलेशन बना रहे हो। 3 जून को आपने पेमेंट की है, और एक इनवॉइस थी जो 5 अप्रैल 2022 की थी। ठीक है जी, 5 अप्रैल 2022 से आगे अगर आप काउंट करें तो अप्रैल का मंथ में 4 दिन निकाल दो आप, 5 से आगे काउंट कर लो, डेट ऑफ परचेज को शामिल करो। उसके बाद मई का मंथ पूरा बनेगा, और जून के 2 दिन बनेंगे, 3 को आपने पेमेंट कर दी। तो ये 180 दिन से बहुत कम बनता है। तो अब अगर आपने ये पेमेंट की है, तो ये पेमेंट तो विद इन टाइम हो गई ना। ठीक है, पेमेंट विद इन टाइम हो गई, लेकिन इस 70 मिलियन का इनपुट टैक्स कब क्लेम करोगे आप? वो तो जब परचेज की होगी ना, तब करोगे। तो इसका मतलब इसका इनपुट टैक्स तो क्लेम हुआ है मई में, सॉरी अप्रैल में। इस 70 मिलियन का इनपुट टैक्स आप अभी क्लेम नहीं करेंगे, इसका आप क्लेम करेंगे मई में, सॉरी अप्रैल में, जब आपने एक्चुअली परचेज की थी, ये इनवॉइस ली थी। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर तो ये इनएडवर्टेंटली स्किप हुआ हुआ है, ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी हुई कि वो गलत, यहाँ पे तो वो बता रहा है कि पेमेंट आपने की है, तो पेमेंट की बुनियाद पे भाई आप इनपुट टैक्स नहीं क्लेम करते। ठीक है, तो इसलिए 70 मिलियन का आप जब सोल्यूशन बनाएंगे, तो 70 मिलियन का कहीं पे भी आपने इनपुट टैक्स नहीं लेना है, क्योंकि ये तो उस मंथ में होगा जिस मंथ की परचेज है। ठीक है, हाँ, अगर ये लिखा होता कि अप्रैल में आप क्लेम करना भूल गए, फिर आप बड़े खुशी से कर लेते जून में, क्योंकि 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड वाला कानून अप्लाई हो जाता। पेमेंट ऑफ प्रोविंशियल सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 13% अगेंस्ट ट्रांसपोर्टर्स इनवॉइस डेटेड 17 जून 2022 फॉर सप्लाइंग गुड्स टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, 8 मिलियन। सो 8 मिलियन के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो देखें 13% से अलहदा से बताया हुआ है, यानी कि आपको प्रोविंसेस के सेल्स टैक्स की रेट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि पेमेंट ऑफ प्रोविंशियल सेल्स टैक्स 13% अगेंस्ट ट्रांसपोर्टर्स इनवॉइस डेटेड 17 जून सप्लाइंग गुड्स टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अच्छा, जो प्रोविंसेस का इनपुट टैक्स है वो हम बिल्कुल 8 मिलियन के ऊपर क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है चीज़। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ पे इसको किधर मेंशन किया हुआ है, ये 8 मिलियन के ऊपर सेल्स टैक्स हो गया 18%। ठीक है जी। ये चूंकि आपने उसके लिए है, जियो रेटेड के लिए, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में एक सामान सप्लाई किया है, तो इसलिए सिर्फ इसका रिफंड ही कैलकुलेट किया, सॉरी रिफंड ही बनेगा, इसकी एलोकेशन नहीं बनेगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जियो रेटेड में से ही इस के रिफंड के लिए ही इस फिगर को कंसिडर किया जाएगा, 10-40 हज़ार को। एडवांस पेड टू सप्लायर एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर टू कस्टमाइज फॉर कस्टमाइज गुड्स, द गुड्स विल बी डिलीवर्ड इन अक्टूबर। अच्छा, एडवांस पेमेंट जो है ये सेल्स कंसिडर नहीं होती। सेल्स तब कंसिडर होती है जब टाइम सप्लाई हो। टाइम सप्लाई कब होता है? जब गुड्स डिलीवर हो या मेड अवेलेबल हो। तो ये 12 मिलियन आपकी सेल नहीं कंसिडर होगा, और सॉरी एडवांस पे किया, परचेज कंसिडर नहीं होगा।
परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20 मिलियन। 20 मिलियन का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा आपने, ये फिक्स्ड एसेट है और इसका बिल्कुल आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी। सो अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके वर्किंग में आ गई। अब आप क्या करेंगे, अपना आउटपुट टैक्स फाइनल करें। ठीक है, सो सारी फिगर्स ऑलरेडी कंप्लीट हैं, आउटपुट टैक्स कंप्लीट हो गया आपका, फर्दर टैक्स भी बन गया यहाँ पे साथ ही। अब हम परचेजेस पे आ जाते हैं। इनपुट टैक्स देखें आपका कितना बना है, 26,280,000 टोटल ही करना है ना सिर्फ। 26,280,000 ये आपका इनपुट टैक्स है और साथ में इस 26,280,000 को वो करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जियो रेटेड में और दूसरों में। ठीक है। सो 26,280,000 का इनपुट टैक्स अदर देन फिक्स्ड एसेट्स और 10,40,000 ये होगा सिर्फ और सिर्फ रिफंड ऑफ जियो रेटेड और फिक्स्ड एसेट्स का होगा 3.6 मिलियन। ठीक है। सो व्हाट आई डू इज के ये 26,280,000 ये फिगर आ गई आपके सामने, ये वाली। सो आई मेक देम रेड ताकि आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, सो ये रेड। और इसी तरह जो फिक्स एसेट्स का फिगर आपने यहाँ पे लिया, आई मेक इट ग्रीन, ये। ठीक है जी। सो ये अब आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई की बेसिस के ऊपर इसको, ये वही मेथड सेम ही है, सिर्फ इस यहाँ पे कॉलम्स को मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे वैल्यू सप्लाई को इधर ले लिया, वैसे हम ऊपर लिखते हैं। और ये जो वैल्यूज हैं ये हम इधर लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। सो ये सिर्फ एक ट्रांसपोज हुआ हुआ है टेबल, बाकी कैलकुलेशन उसी तरह ही है। ठीक है। सो ये आप वैल्यू सप्लाई की बेस के ऊपर एलोकेशन बना लेंगे और पता चलेगा कि आपका जो रेजिडुअल इनपुट टैक्स बनता है 20,516,842। तो 20,516,842 इधर आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये 20,516,842 जो आपने कैलकुलेट किया, इसको कंपेयर करना है 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, जो कि 32,040 का 90% लेंगे आप। ये आ गया 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। इन दोनों में से जो कम है वो ज़ाहिर है 20 मिलियन है। इसको माइनस करेंगे, इनका जो डिफरेंस होगा वो फिर आप सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, नहीं सॉरी, 90% ज़्यादा है, सो इसमें कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 90% की लिमिट है, वो ज़्यादा फिगर है। सो 32,040 में से 20 माइनस होगा, 20,516, तो ये सेल्स टैक्स पेएबल आ गया। बाकी इसमें से आपने फर्दर फिक्स एसेट्स का सेल्स टैक्स माइनस करना है। तो 2,810 ये फिगर आपने यहाँ पे बना ली है ऑलरेडी, 2,810, 526। सो ये आप यहाँ पे माइनस कर देंगे एंड दिस इज योर सेल्स टैक्स पेएबल। रिफंड के लिए जो सेल्स टैक्स रिफंडेबल है वो आपने ये सारी की सारी चीफ फिगर्स को ऐड कर लेना है। तो दिस इज योर रिफंड ऑफ, साथ इसके अंदर ये 6,552,632 है, इसमें जमा कर लेंगे आप ये 10,40,000। ठीक है, 10,40,000। सो ये मैं अगर यहाँ पे 10,40,000 में जमा कर देता हूँ 6,552,632, तो ये 75,92,632 बनता है। सो ये 75,92,632 ये आपका रिफंड आ जाएगा। ठीक है जी, रिफंड ऑन जियो रेटेड। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 विच इज द लास्ट वन। डिस्कस वेदर फॉलोइंग टैक्स सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड टू ऑडिट क्लाइंट्स विच आर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। अगेन वही सेम, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी अगर ना हो, वो विच आर नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, तो क्या आप उनको ये सर्विसेज दे सकते हैं या नहीं। पेज नंबर 24 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है, ये आप यहाँ से पढ़ लेंगे। उसके बाद फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। पूछा आपसे ही जा रहा है कि बताएं ये फेडरेशन लगा सकती है या प्रोविंस लगा सकता है। सो इसके लिए लेजिस्लेटिव लिस्ट मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। पेज नंबर 19 पे इसका आंसर है आपकी बुक में, तो वहां से आप इसका आंसर देख लेंगे। खत्म हो गया, चलो जी। ओके ना, सो ये अटेम्प्ट भी कंप्लीट हो गया, सारी डिस्कशन इसकी। अब अगर आपका कोई सवाल है तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस सेशन। सर आज वाली दोनों अटेम्प्ट्स के ना सॉल्यूशन शेयर कर दें ग्रुप में।
हाँ ठीक है, मैं वो पीडीएफ फाइल्स हैं वो मैं शेयर कर दूंगा। डन हो गया। वो वैसे मैं जब अपलोड करूंगा वीडियो तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा एक गूगल ड्राइव का, वहां से मिल जाएगा, वहां से भी मिल जाएगा। जी और कोई चीज, एनीथिंग एल्स? नो क्वेश्चंस? चलें फिर क्लोज करते हैं आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट तैयब। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। काफी